नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। यहाँ खबरें होंगी देश की जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया है। स्मॉग की चादर यहां पर छाई हुई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले जारी हैं, जिसका दिल्ली एनसीआर की धुंध पर सीधा असर पड़ता है। हवा ही नहीं, पानी भी जहरीला है। यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि कल दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या रही, खासतौर पर दक्षिणी दिल्ली में। और आज से छठ पर्व की शुरुआत हुई है, तो इसी प्रदूषित पानी में लोग पूजा करते, स्नान करते नजर आए, झाग से भरे हुए यमुना के पानी में। और इस प्रदूषित पानी का दोष दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर डाला है। तो पानी और हवा पर राजनीति जारी है। लेकिन देश की बात में पहली खबर किसानों की, लखीमपुर खीरी की। तो लखीमपुर खीरी कांड जिसमें किसानों की जान गई, इसमें यूपी सरकार और यूपी पुलिस घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसकी निगरानी हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपे जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। यूपी पुलिस की जांच में नया कुछ नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां कर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है कि एक आरोपी को बचाने के लिए एसआईटी ने 2 एफआईआर की एक साथ जांच शुरू की है। आपकी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में भी नया कुछ नहीं है। आपकी जांच की दिशा भी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आरोपियों के मोबाइल डेटा और लोकेशन क्यों नहीं मिले? आपके गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं। जांच को ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। किसी अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच आगे बढ़नी चाहिए। जो भी बयान गवाहों के आए हैं वो मेन एक्यूज के फेवर में आए हैं। 219 के जो गवाही दी जा रही है, वही वो कह रहे थे कि एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश है ये। तो यही उनका कहना था कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। दोनों मामलों की अलग अलग जांच की हुई एक बड़ी बात की है कि एक ही जांच आप क्यों कर रहे हैं? तो उनका यही कहना था कि जो पहली थी एफआईआर उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और उनका ये मानना था कि इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है हम एक जुडिशियल जो है वो मेंबर की कमेटी बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेताया कि अभी तक की जांच से लगता है कि आरोपी आशीष मिश्रा को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अदालत ने कहा पुलिस दोनों एफआईआर की जांच अलग अलग करेगी, दोनों की अलग अलग चार्जशीट दाखिल होगी। तब तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज निगरानी करेंगे। हम मामले में सही तरीके से जांच सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस भले ही आरोपियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी कदम उठाना होगा वो उठाकर रहेगा। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा और शशिकांत झा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आशीष भार्गव। आशीष, पहले कोर्ट ने जिस तरह की आज टिप्पणियां की हैं, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि कोर्ट ने जो कहा है और ये भी जताया है कि एक रिटायर्ड जज से इसकी निगरानी में ये जांच हो, क्योंकि कोर्ट को भरोसा नहीं है कि ये जांच सही दिशा में चल रही है। ऐसा क्यों कोर्ट को लगा है? क्या इसकी वजह बताई गई है? आज इसके बारे में अगर आप हमें विस्तार बता सकें। जी देखिए, सीधे तौर पर वजह यह है कि 2 केस दर्ज हुए। पहला केस था किसानों को जो गाड़ी से कुचला गया, वो एफआईआर नंबर 219 है। दूसरी एफआईआर जो है वो जो रिएक्शन हुआ उसके बाद जो पीटा गया लोगों को, 4 लोगों की मौत हुई, ये दूसरी एफआईआर नंबर 220 उससे रिलेटेड है। तो यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीजें आई, स्टेटस रिपोर्ट आई, उससे सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि पहली नजर में ये साफ है कि मुख्य एक आरोपी को बचाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है, क्योंकि जो दूसरी एफआईआर है उसमें गवाह जो है वो सब एक आरोपी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जब 2 एफआईआर अलग अलग है, दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, तो गवाह भी अलग होने चाहिए, सबूत भी अलग होने चाहिए। तो दूसरे जो मामले को इस मामले पर हावी किया जा रहा है, जो जिससे गवाह जैसे पक्ष में, आरोपी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, इससे ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जांच जो है वो डाइल्यूट हो रही है और
आरोपी जो है वो बच निकलने की उनको लाभ दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई है कि दोनों मामलों को अलग अलग जांच करनी चाहिए, अलग अलग चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब जो है हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, वो भी किसी दूसरे हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज जो विशेषज्ञ माने जाते हैं क्रिमिनल मैटर्स के, वो इसकी निगरानी करेंगी जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती। और हो सकता है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक और फैसला दे के ट्रायल को भी उत्तर प्रदेश से वो शिफ्ट कर दे कहीं पर। जी, इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर। कमाल, यूपी पुलिस, यूपी सरकार दोनों ही इस तरह से घिर भी गई है और उनकी छवि पे सीधा असर पड़ता है, जबकि कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा दिखता है कि तमाम जो गवाह हैं वो आरोपी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, एक आरोपी के पक्ष में, और लगता है कि जो मुख्य आरोपी उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो इनकी साख पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। अभी चुनावी माहौल है और ऑपोजिशन जो है वो इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। क्या असर आप देखते हैं इस मामले का, और क्या लग रहा है किस तरह से जांच अभी गई है, पुलिस ने जो जांच की है, जिसकी वजह से कोर्ट इनके ऊपर इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये दोनों मामलों की जांच एक साथ और एक ही लोग कर रहे हैं और अदालत को ये लग रहा है कि जो एफआईआर जिसमें गाड़ी में बैठे लोग मारे गए उसके ऊपर तफ्तीश और गवाहों के बयानात लेने में ज़्यादा तेज़ी दिखाई जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप सेलेक्टिव तरीके से कुछ लोगों से बयान ले लें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बयानात इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि जो पहली एफआईआर है जिसमें मिनिस्टर का बेटा आरोपी है उसको बचाया जा सके। तो जब इस तरह के मामले होते हैं वो विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर होता है, क्योंकि जब ये मामला हुआ है तो एक इतना बड़ा राजनीतिक तूफान भी इसमें आया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और बीएसपी के माफ़ कीजिएगा अखिलेश यादव और बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ही नहीं बल्कि टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल और वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ पे पहुँचा था। और इससे सरकार की बहुत किरकिरी हुई क्योंकि सारा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो गृह राज्य मंत्री हैं जिनके पास कानून व्यवस्था और पुलिस का महकमा आता है, उनके बेटे के ऊपर ये आरोप है तो पहले उनको हटाया जाए, उसके बाद ही ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी। लेकिन उनको हटाया नहीं गया, बल्कि पिछले दिनों गृह मंत्री एक कार्यक्रम में पार्टी के लखनऊ में आए हुए थे, उनके मंच पे भी वो गृह राज्य मंत्री मौजूद थे। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो पॉलिटिकल हमले बढ़ जाते हैं और कोर्ट जो है, जाहिर सी बात है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसे ये लग रहा है कि ये निष्पक्ष तौर पे जांच नहीं हो रही है, इस वजह से वो किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के जज से जांच कराने की बात कर रहा है। जी, शुक्रिया आपका कमाल। और आशीष, इस मामले में ये साफ है कि कोर्ट की जो टिप्पणी रही है उससे यूपी सरकार और यूपी पुलिस की किरकिरी भी हो रही है, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि ये साफ समझ में आ रहा है कि एक आरोपी, मुख्य आरोपी जो मंत्री के बेटे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी की पहली जनसभा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे उठाए और इन सब के लिए अखिलेश यादव सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे एक परिवार से मिलने भी योगी आदित्यनाथ उनके घर गए। यूपी चुनाव से पहले ये सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच
कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म पूरे दे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, सोचते मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलाएं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पे मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पे किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख की आलोचना अब वो लोग भी कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार के साथ हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत पर सरकार से एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। पहले जम्मू कश्मीर और गोवा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल करने वाले मेघालय के राज्यपाल ने इस बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार के पास संवेदना जताने का समय भी नहीं है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों ने कहा कि सतपाल मलिक किसानों की बात कर रहे हैं पर सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। किसानों की सरकार होती, जो किसानों ने चुनी थी सरकार, अगर वो होती तो किसानों की बात सुनी जाती। ये काले कानून वापस होते, एमएसपी पे कानून बनता। देश का किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, गेट बंद कर रखे हैं इन्होंने। गेट खोलेंगे अंदर चले जाएंगे, इनसे पूछ लेंगे जाकर के भाई हमने क्या गुनाह कर दिया। अब भी अगर काम कर दो किसान का तो कोई दिक्कत नहीं। और आप भी कहो हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि अब किसान की ज़्यादा परीक्षा अच्छी नहीं, ठीक है, उनका काम करिए और इनको हाथ जोड़कर इनका काम करके इन्हें घर भेजिए। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर बातचीत हुई है, लेकिन सरकार तीनों कानूनों को हटाने को तैयार नहीं है। सतपाल मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन लगता है केंद्र सरकार और विवाद नहीं चाहती, इसलिए उन्हें अनसुना करती रही है। लेकिन अब यह भी लगता है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला नहीं सुलझा तो सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गाजीपुर बॉर्डर से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल को आज खासी फजीहत झेलनी पड़ी। वो जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए मौतन पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों को 5-5 हजार रुपए का लिफाफा पकड़ाना चाहा तो लोग भड़क गए। गांव वालों ने उनकी गाड़ी भी घेर ली। गांव वालों की शिकायत थी कि जायसवाल उनके सवालों के ठीक से जवाब तक नहीं दे सके। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं मनीष कुमार। मनीष, जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा खासा घिर गए हैं संजय जायसवाल और लोगों में इतनी नाराजगी है, तो उसके बारे में बताएं विस्तार के। यहाँ पर ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे इतनी नाराजगी लोगों की, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरीके से विफल है। ये सच जो है ग्रामीण भी जानते हैं, संजय जायसवाल भी जानते हैं और इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को भी ये सच जो है पूरी तरीके से मालूम है। लेकिन संजय जायसवाल की दिक्कत यह है कि जहां पर लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, वो उनके क्षेत्र में आता है और वहां पर जब वो गए तो लोगों ने देखा कि 5-5 हजार रुपए हैं। तो उसके बाद उनसे काफी, वहां पर जो स्थानीय पत्रकार थे उन्होंने काफी कड़े लहजे में उनसे सवाल भी पूछा और उसके बाद जो उनके समर्थक थे उनके साथ काफी देर तक लोगों ने उनको घेर लिया, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसके कारण आनंद फानन में गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन संजय जायसवाल की दिक्कत यह है कि लोग शराब से पश्चिमी चंपारण जिले में मर रहे हैं और वो पूर्वी चंपारण जिले के एसपी को, चूंकि वो उनकी बात नहीं मानते, तो सार्वजनिक रूप से उनको अपने निशाने पर रखते हैं। दूसरा सच ये भी है कि नीतीश कुमार को उन्होंने पुनर्विचार करने का सलाह दिया था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अपने संवाददाता सम्मेलन में, जो संवाददाता सम्मेलन में वो अब निजी मीडिया वालों को या अखबार वालों को आमंत्रित नहीं करते हैं, केवल कुछ गिने चुने सरकारी मीडिया कर्मियों को ही बुलाया जाता है, तो वहां उन्होंने कहा कि 16 तारीख को यानी कि अगले मंगलवार को राज्य के जो भी अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा करेंगे कि इसको और कैसे सख्ती से लागू कराया जाए। और जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, नाम नहीं लिया, या संजय जायसवाल जैसे लोग, सबने कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ने या तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी कि उसे शराबबंदी के वो समर्थक हैं, तो इसलिए अब उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि इस शराबबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने अपना, आप कह सकते हैं कि अपनी हार मान ली है, एक तरह से सरेंडर बोल दिया है, और जो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं उनको वो याद दिलाते हैं कि आपने भी, जैसे मीडिया कर्मी हम लोगों ने भी उस समय काफी जोश में जो है ये कसम खाई थी कि हाँ ये शराबबंदी सफल हो, लेकिन बाद में सच्चाई में ये सामने आई कि जो पुलिसकर्मी है, जो नीतीश कुमार के अंदर जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, वो इस पूरे समानांतर अर्थव्यवस्था के एक तरह से बड़े स्टेक होल्डर हैं, बड़े हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर जो है वो खुलेआम जो है वो इसकी शराब के जो अवैध धंधा चल रहा है उसमें वो शामिल हैं। और आप एक और सच्चाई है नगमा कि बगल में उस समय झारखंड में भी बीजेपी सरकार थी, यूपी में बीजेपी सरकार है, लेकिन कोई भी सरकार उनके साथ उनके इस कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के पत्र लिखने के बावजूद सच्चाई यही है कि बगल के राज्यों में ये जो शराब है वो लीगल है, वहां पर लोग पीते हैं, वहां से शराब आती है, और नीतीश कुमार एक तरह से इस मुद्दे पर अब अलग थलग पर गए हैं। नगमा जी, नीतीश, शुक्र आपका मनीष। नीतीश कुमार अलग थलग हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पे अड़े हैं कि शराबबंदी पे वो कायम रहेंगे। हालांकि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, अच्छा आइडिया था लेकिन विफल है, क्योंकि एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, अवैध रूप से शराब बिकती है और इसमें गरीब काफी पिसते हैं, और ये जहरीली शराब जैसी घटनाएं जो हैं वो और भी ज्यादा बड़ी हैं। तो ये है बिहार की स्थिति इस समय। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस वक्त देश की बात में, और आगे देखेंगे यमुना का हाल, और यमुना पर छठ पूजा के लिए, स्नान के लिए पहुंचे लोग। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटेला के पास सुरक्षा बढ़ाई गई है। टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये खबर आई कि 2 लोग उससे लोकेशन पूछ रहे थे। हमारे साथ सोहित मौजूद हैं। सोहित, पहले इस तरह की चूंकि घटना एक हो चुकी है, अब ये जो खबर आई है इससे वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो इसके बारे में किस तरह की खबर आई थी, क्या इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई?
जी देखिए, मुंबई पुलिस की जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर एक टैक्सी वाले ने फ़ोन किया और कहा कि 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बड़ा बैग था। वो उनसे एंटीलिया का एड्रेस पूछ रहे थे। वो उनसे कह रहे थे कि मुकेश अंबानी का घर कहाँ पर है, और एक बड़ा सा बैग था। और इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अब पुलिस वाले उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ उन 2 लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इसकी पूछताछ की थी। साथ ही साथ अगर मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले से ही वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा है, लेकिन जिस तरह से जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, वो 25 फरवरी की रात थी जब वहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसमें बाद में जिलेटिन स्टिक मिले थे, अंबानी परिवार के लिए लिखा हुआ एक पत्र मिला था, और उसके बाद इस पूरे मामले में पता चला था कि किस तरह से सचिन वाजे इसमें शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो उस तरह की चीज़ें एक बार फिर से ना हो, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जो टैक्सी वाले की इनपुट थी उसके आधार पर ही, जो टैक्सी चालक ने कहा उसके आधार पर ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। उस सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर उन 2 लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तब तक मुकेश अंबानी के घर के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। मुकेश अंबानी के पास खुद का भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा वो लेके चलते हैं, उनके पास भी अपने सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस की ओर से भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि पहले जिस तरह से जिलेटिन स्टिक्स मिले थे वहाँ पर तो 25 फरवरी को, हालात वैसे ना हो, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके जो 2 संदिग्ध हैं उनके पास एक बड़ा बैग था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। और टैक्सी जो चालक हैं जिन्होंने इसकी जानकारी दी है, उससे फ़िलहाल मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है और जानकारी निकालने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। जी, शुक्रिया सोहित। तो चूंकि संदिग्ध तौर पे कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई में जो मुकेश अंबानी का मकान है एंटिला, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब लौटते हैं दिल्ली की खबर पे। दिल्ली में आज यमुना की ऐसी तस्वीर दिखाई दी है कि पूरे दिन ये चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वो तस्वीर ये है कि दिल्ली के यमुना में पानी में झाग मौजूद है, जो प्रदूषण की वजह से है, और ये जो झाग है ये दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाकों में इस पानी में नजर आ रहा है। और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। सोमवार से छठ पर्व की शुरुआत हो गई। नहाए खाए की परंपरा के साथ श्रद्धालु महिलाओं ने ऐसी मैली यमुना में स्नान किया। यमुना का ये हाल डिटर्जेंट और जहरीले कचरे की वजह से हुआ है। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ, क्या करें ना, 4 बस करना पड़ता है। बहुत झाग भी है, एकदम बहुत सारे गंद हो रहा है, पूरा एकदम जंगल है, इधर उधर घास पतार बहुत है। छठ का मौका है और दिल्ली में पूर्वांचली बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन साफ की जगह पानी को जहरीला बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी आए हैं, लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल। कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के न सिर्फ आस्था बल्कि जीवन से खिलवाड़ किया। जबकि दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है। यमुना के अंदर जो पानी का झाग आपको दिख रहा है, वो दिल्ली के लोगों ने नहीं छोड़ा है, हरियाणा ने छोड़ा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो ये क्यों छोड़ा गया इस समय इस तरह के जहरीले पानी को, ये समझ के परे है। हरियाणा और यूपी यमुना में साफ पानी नहीं छोड़ते, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन दिल्ली में भी यमुना वजीराबाद तक तो ठीक दिखती है, लेकिन उसके बाद यमुना में कई तरह के नाले आकर गिरते हैं, जिसके बाद यमुना काली और प्रदूषित नजर आने लगती है।
दिल्ली के अंदर यमुना किस तरह से प्रदूषित होती है ये नंगी आंखों से वजीराबाद में ही दिख जाता है कि कितना नालों का पानी जो है यमुना के अंदर गिर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये जो है कुछ कुछ समय पर यमुना के अंदर इस तरह के जो झाग हैं, इस तरह का जल प्रदूषण जो है वो दिखता रहता है। जरूरत है राजनीति को किनारे करके एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की, वरना यमुना की जो तस्वीरें पहले दिख रही थी और जो तस्वीरें आज दिख रही हैं वो आगे भी यूं ही दिखती रहेंगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में कैसे चुटकियों में पास हो जाते हैं बिल और बन जाते हैं कानून, देखिए एक ब्रेक के बाद। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन कई बार हमने बताया है कि कैसे विधानसभा की कार्यवाही चंद घंटों में सिमट गई है। आप खुद सोचिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बगैर चर्चा के कानून बन रहे हैं और पास हो रहे हैं। ऐसे में विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? मध्य प्रदेश से हमारे साथी अनुराग द्वारी की देखिए ये खास रिपोर्ट। 2021 मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया गया। 2 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में 6 विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया। इसमें मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में ऐसे 6 मिनट में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया। देश भर में सुर्खियों में छाए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर भी शोर शराबे के बीच महज 1 घंटा 14 मिनट की चर्चा हुई। 2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में रखे गए। इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर शराबे के बीच बिना चर्चा किए पारित हो गए। खुद विधानसभा अध्यक्ष भी इसे चिंता की बात बता रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि ये कोई कानून, खासतौर पर जो दंडात्मक कानून है, उन कानूनों में वो बिना बहस के पारित होते हैं तो शायद वो उतना सुविधाजनक नहीं होता। वाद विवाद के कारण या हंगामे के कारण विधानसभा को बार बार स्थगित करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। स्वाभाविक है, सरकार का काम करना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको जो आता है प्रस्ताव उसको पास ही होता है, वो पास हो जाता है। यही नहीं, लोकतंत्र में हमें आपको इसलिए भी फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन ही चली। इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में से 4200 अमान्य हो गए। मौजूदा 15वीं विधानसभा में पिछले साल 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। सत्ता और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बगैर चर्चा के इस तरह की चीज़ें पास कराई जाए, इनकी लोकतंत्र में कहीं कोई आस्था नहीं है और ये बिल्कुल हिटलरशाही पे चले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। इसमें दोषी तो कांग्रेस है और आप केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करते हैं? लोकसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेतृत्वहीनता का परिचय देते हुए केवल हंगामे के माध्यम से अपने को पेपर की सुर्खियों में बने रहने का जो काम किया है, उसी का ये परिणाम निकला है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो मंच है जहां हम कानून बनाते हैं और निश्चित रूप से कानून बनाने में उसके गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। पर कांग्रेस ने लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सदन को चलने में बाधा पैदा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एजुकेशन की जरूरत है। ये उस राज्य में है जहां विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए अलग अलग अनुदानों के भी मान लें तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बिजली पानी साफ सफाई पर खर्च होते हैं। किसी भी विधायिका का मूल काम कानून बनाना, उसके गुण दोषों पर चर्चा करना है। लेकिन मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में पिछले कुछ वक्त से बने कानून चिंता का सबब इसलिए हो गए हैं क्योंकि दर्जनों ऐसे कानून और संशोधन
पारित हुए, जिस पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। शोर शराबे के बीच में ही उन्हें पारित कर दिया गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आ गई है और कैडिला की वैक्सीन 265 रुपए में मिलेगी। इसके नीडल फ्री एप्लीकेटर की कीमत 93 रुपए होगी, यानी कि इसमें सुई की जरूरत नहीं है, नीडल की जरूरत नहीं है। कैडिला वैक्सीन की 3 डोज लेनी होगी। 12 से 18 साल के लोगों को भी दी जा सकती है ये वैक्सीन। कंपनी के मुताबिक केंद्र ने 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है। और अब कई जगहों पर स्कूल खुलने लगे हैं। कर्नाटक में नर्सरी यानी कि प्री स्कूल भी आज से शुरू हो गया है। तकरीबन 20 महीनों के बाद सरकार ने ये शर्त रखी है कि जहां 2% से कम संक्रमण की दर है, सिर्फ वहीं स्कूल खुले रहेंगे। फिलहाल कर्नाटक में संक्रमण दर 1% से कम है, तकरीबन 0.22% के आसपास है। धीरे धीरे स्कूलों में रौनक लौट रही है। प्री स्कूल के बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं। अभिभावक भी खुश हैं। लंबे अरसे बाद उनके बच्चे स्कूल गए। School has to open today or tomorrow. हमारे पास विकल्प भी क्या है? कोरोना के साथ ही जीना है और ये लंबे समय तक रहेगा। जैसे कभी डायरिया और मलेरिया हुआ करता था, लेकिन हम बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। Children's education and all those things. क्या कर सकते, इतना दिन घर में रह के बच्चे भी स्कूल का एटमॉस्फेयर से बहुत मिस कर रखे थे। अभी खुशी से जाके आया, देखेंगे प्रिकॉशन तो ले लेके स्कूल में। पहली से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन प्री स्कूल अब खोले गए और वो भी कुछ शर्तों के साथ। बच्चे घर से खाना और पानी साथ लाएंगे और शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि वो एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव पाया गया तो क्लास के सभी बच्चों का टेस्ट करवाया जाएगा। स्कूल को गर्म पानी और सैनिटाइजर रखना होगा। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य है। वैसे ज्यादातर स्कूलों ने प्री स्कूल फिलहाल नहीं खोले हैं, क्योंकि एहतियाती इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा और जो खुले हैं वहां भी कम ही बच्चे आए। सरकार ने इजाजत दे दी, स्कूल अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठा रहे हैं। ऐसे में अब अभिभावकों को यह तय करना है कि मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजना वो सुरक्षित समझते हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।